Welcome to Coast Biology Wings channel. Requested to all students. Videos like, share and subscribe the channel. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन का अध्ययन करने का विज्ञान। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी जो शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वह लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बायोस अर्थात जिसका अर्थ होता है लाइफ, और लोगोस अर्थात जिसका अर्थ है स्टडी। यानी बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन का अध्ययन करने का विज्ञान। तो विद्यार्थी को हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए। वैसे भी हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उमड़ते घुमड़ते रहते हैं कि हमें बायोलॉजी के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है। तो नीडेड टू स्टडी ऑफ बायोलॉजी। तो हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, जैसे स्टार्टिंग ऑफ लाइफ यानी जीवन का आरंभ कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। ओरिजिन ऑफ एनिमल्स यानी जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। एनिमल्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास कैसे होता है। एनिमल्स में रेस्पिरेशन यानी श्वसन, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन आदि जो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन की क्रिया जीवों में कैसे उत्पन्न होती है, यानी जो जीव जिस वातावरण में रहते हैं उसके अनुसार अपने आप को कैसे एडॉप्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, ये भी प्रश्न उठता है। साथ ही ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज यानी नई प्रजातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। पेरेंट्स से उत्पन्न संतानों का एक समान होना, यानी जो हमारे माता पिता हैं, जनक हैं, उनसे उन्हीं के समान संतान किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। रोगों के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, रोगों से बचाव के क्या उपाय हैं, अधिक पैदावार किस तरह से बढ़ाई जाती है। तो ये सारे प्रश्न हमारे मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल हमें बायोलॉजी से ही संभव है। उन प्रश्नों के उत्तर हमें बायोलॉजी से ही प्राप्त होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीव और निर्जीव किन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले सजीव। सजीवों में क्या होता है, जीवन का पाया जाना। अब जीवन क्या है, तो जीवन एक ईश्वरीय अलौकिक शक्ति है जिसमें जीव अपनी शारीरिक ऊर्जा को अपनी संतानों में दे जाता है और यह निरंतर कार्य चलता रहता है। इसे ही हम जीवन कहते हैं। तो जीवन का पाया जाना लिविंग का मेन कैरेक्टर्स है। लिविंग में शेप एंड साइज डेफिनेट होती, यानी आकार आकृति उनकी निश्चित होती है। सजीवों के शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती, यानी उपापचय क्रियाएं होती हैं। इन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका उपयोग जीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने में खर्च करते हैं। जो लिविंग रहते हैं वो फूड स्वयं ग्रहण करते हैं। उनमें श्वसन क्रिया निरंतर होती रहती है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यानी उत्सर्जी जो पदार्थ हैं उनको बॉडी से आउटपुट या एक्सक्रीट करने की क्षमता सिर्फ लिविंग्स में होती है। लिविंग में विषम परिस्थितियों से यानी अनफेवरेबल कंडीशंस से अपने आप को एडॉप्ट करने की यानी अनुकूलित करने की क्षमता पाई जाती है। अब लिविंग में जो गति करने के लिए आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है, उनमें उत्तेजनशीलता यानी स्टिमुलेशन के फलस्वरूप अनुक्रिया करने की क्षमता पाई जाती है। साथ ही लिविंग में ग्रोथ यानी वृद्धि हमेशा इंटरनली होती है, यानी आंतरिक वृद्धि होती है और प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ने के कारण ही उनमें वृद्धि दिखाई देती है। इसके बाद रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, वृद्धि,
जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु अवस्था, ये सभी का पाया जाना सजीवों का मेन कैरेक्टर्स होता है। इसके पश्चात अब आता है नॉन लिविंग यानी निर्जीव। निर्जीव किन्हें कहेंगे? जिनमें जीवन ना हो यानी जीवन का अभाव हो, उनका शेप एंड साइज इंडेफिनिट हो यानी आकार आकृति अनिश्चित होती है, उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी उपापचय क्रियाएं यानी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस एब्सेंट होती हैं। निर्जीवों में भोजन ग्रहण करने की क्षमता का अभाव होता है, अर्थात निर्जीव भोजन ग्रहण नहीं करते, श्वसन क्रिया नहीं करते यानी रेस्पिरेशन इज एब्सेंट। और उनमें निर्जीवों में उत्सर्जित पदार्थ नहीं पाए जाते। जब उत्सर्जित पदार्थ नहीं बनते तो उनको उत्सर्जित करने का गुण भी नहीं पाया जाता। इसी तरह से निर्जीवों में विषम परिस्थितियों से अपने आप को एडॉप्ट करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। उनमें गति का अभाव होता है। सिर्फ निर्जीवों में जो गति होती है वह शक्तियों के द्वारा ही होती है। साथ ही स्टिमुलेशन यानी उत्तेजनशीलता का गुण नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ उनमें जो वृद्धि होती है वह बाहरी पदार्थों के जमाव के कारण होती है, यानी नॉन लिविंग में ग्रोथ एक्सटर्नली होती है। साथ ही साथ लाइफ साइकिल कंप्लीट करने की क्षमता का उनमें अभाव होता है। ये हुआ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। अब इसके बाद आता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। अब वर्गीकरण किसी भी वस्तुओं का जो रहता है उनके समानताओं और असमानताओं, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के आधार पर उनको विभिन्न वर्गों में सुव्यवस्थित करने या बांटने की प्रक्रिया को ही हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के जो जनक हैं उनको हम कार्ल वॉन लिने थे, जिन्होंने अपना नाम बदलकर बाद में कैरोलस लीनियस रख लिया। अब किसी भी जीव का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें निम्न कैटेगरीज को ध्यान में रखकर करते हैं। तो ये है कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आता है किंगडम यानी जगत। अब जगत में एनिमल किंगडम भी होता है और प्लांट किंगडम भी होता है। तो सबसे पहला आया किंगडम यानी जगत। उसके बाद आता है नेक्स्ट डिवीजन यानी प्रभाग या विभाग, फिर ग्रुप्स यानी समूह, फिर उसके नेक्स्ट आगे आता है सुपर फाइलम यानी अधिसंघ, फिर संघ यानी फाइलम्स, फिर सब फाइलम्स यानी उपसंघ। फाइलम के बाद आता है सुपर क्लास यानी अधिवर्ग, फिर क्लास यानी वर्ग, सब क्लास यानी उपवर्ग। क्लास के बाद आता है ऑर्डर यानी सुपर ऑर्डर यानी अधिगण, फिर ऑर्डर यानी गण, सब ऑर्डर यानी उपगण। ऑर्डर्स के बाद आता है फैमिलीज। सबसे पहले आती है सुपर फैमिलीज यानी अधिकुल, फैमिली यानी कुल, फिर सब फैमिलीज यानी उपकुल, फिर जीनस यानी वंश, स्पीसीज यानी जाति, और सबसे लास्ट में आता है सब स्पीसीज यानी उपजाति। जैसे मानव का जो जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस सेपियंस, तो क्या हुआ जीनस क्या हुई उसकी होमो, स्पीसीज हुई सेपियंस और सब स्पीसीज भी सेपियंस, तो होमो सेपियंस सेपियंस। इस तरह से हम किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन निम्न कैटेगरीज के अंतर्गत कर सकते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो जंतुओं का जो वर्गीकरण करने के दो आधार है, एक मतलब बेस्ड ऑन वर्टिब्रेटा या बेस्ड ऑन कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स के जो मेन कैरेक्टर कॉर्डेट अर्थात जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो कॉर्डेट
यानी कशेरुक, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लेट्स यानी गिल दरारें उनके कॉर्डेट्स के जीवन की किसी न किसी अवस्था में ये अवश्य पाई जाती हैं। अब जो वर्टिब्रेटा हैं तो नोटोकॉर्ड के स्थान पर वर्टिब्रल कॉलम यानी जिसे बैकबोन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसके आधार पर इससे वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो लीनियस के अनुसार वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा को डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस यानी 5 क्लासेस में वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है एबीज यानी पक्षी वर्ग। तो पक्षियों की विशेषताएं क्या हैं? ये ओविपेरस होते हैं यानी अंडे देने वाले होते हैं, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं यानी गर्म रुधिर वाले होते हैं। पक्षियों का उदाहरण जैसे पैरेट है, स्पैरो है ये। इसके बाद आता है नेक्स्ट फिशीज यानी मत्स्य वर्ग, जिसके अंतर्गत मछलियों का वर्ग आता है। तो मछलियां हमेशा या तो फ्रेश वाटर में रहती या मैरान वाटर में रहती, अर्थात ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी पर स्केल्स, वेरियस टाइप के जो स्केल्स रहते हैं वो बॉडी पर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है क्लॉस एम्फीबिया यानी उभयचर। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो जलचर भी रहते हैं और थलचर भी रहते हैं, अर्थात अपनी कुछ एक्टिविटीज को करने के लिए जल में चले जाते हैं और कुछ एक्टिविटीज को करने के लिए स्थल पर आ जाते हैं। तो जलचर और थलचर दोनों मिलकर ऐसे जीव उभयचर कहलाते हैं, जैसे फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है। ठीक है। इसके बाद आता है रेप्टिलिया फाइला क्लास रेप्टिलिया यानी सरीसृप अर्थात रेंगने वाले एनिमल्स जो रेंग कर चलते हैं। ये टेट्रापोड्स भी होते हैं, साथ ही ओविपेरस होते हैं यानी अंडे देने वाले होते हैं। इनकी जो स्किन रहती है वो ड्राई रहती है, उनमें ऑयल ग्लैंड्स आदि का अभाव रहता है। साथ ही स्केल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस यानी बॉडी की सतह पर स्केल्स पाए जाते हैं। सबसे लास्ट जो क्लॉस है वह है मैमेलिया यानी स्तनधारी यानी जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात मैमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट्स यानी स्तन ग्रंथियां उपस्थित। मैमेरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होता है यानी जो स्तन ग्रंथियां रहती हैं उनसे पोषक तत्वों से युक्त व्हाइट कलर का एक लिक्विड सिक्रीट होता है जिसे दुग्ध या मिल्क कहते हैं, जो नवजात शिशुओं के लिए पोषण का मुख्य आधार रहता है। साथ ही ये विविपेरस होते हैं, अर्थात ये शिशुओं को जन्म देते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं राकेश कोष्टी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स थैंक्स।